सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्च बाय टेक को। और आज देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 18 फ्रेंड्स। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के वीडियो का कुछ प्रेरणादायक वाक्यों से। जिंदगी एक यात्रा है, सफलता तक पहुंचाने के लिए कामयाबी की चाबी आपकी लगन और आपकी मेहनत में है दोस्तों। याद रखना कि सकारात्मक सोच से ही बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। जिंदगी की हर परेशानी आजमाती है आपके हिम्मत को। उसे धैर्य से झेलना और उससे बाहर निकलना सीखिए। चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और उनसे लड़ने की हिम्मत रखिए। दुनिया में बहुत कुछ है जिसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपना नज़रिया बदल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को इन्हीं प्रेरणादायक वाक्यों के साथ हम शुरू कर रहे हैं। और पूर्व की तरह इस वीडियो में भी मैंने स्पष्ट रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर को प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। आप इसे वन लाइनर बना कर पढ़ सकते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते अर्थात जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थि के नाम से जानते हैं। उपास्थि मतलब कार्टिलेज, जैसे हमारे कान का बाहरी भाग और पिन्ना, और इसे हम मोड़ सकते हैं। नाक के बहुत सारे बाहरी भाग उसे भी हम मोड़ सकते हैं, या कार्टिलेज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कंकाल पेशी तंतु में एच जोन किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बेंड में मायोसिन तंतुओं के माध्यम से विस्तारित एक्टिन तंतुओं के बीच केंद्रीय अंतराल को एच जोन के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि हमारे मांसपेशी में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनके संकुचन और एक्सपेंशन से हमारी मांसपेशियों में गति होती है। और ये 2 प्रकार के प्रोटीन हैं, मायोसिन और एक्टिन। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक संयोजी ऊतक है जो 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। अस्थिबंध, 2 हड्डियों को जोड़ने वाले बंध को अस्थिबंध कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि हड्डियों को लंबी तंतुमय पट्टियों द्वारा अन्य हड्डियों से जोड़ा जाता है जिन्हें क्या कहा जाता है। VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसे स्नायु हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे लिगामेंट्स कहा जाता है। हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट। और इसी पर है हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, एक संयोजी ऊतक है जो 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाता है। तो यह भी कहलाता है, क्या फ्रेंड्स कहलाता है, स्नायु या लिगामेंट कहलाता है। हियर एज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, क्या कहलाता है। कंडरा कहलाता है, टेंडन्स कहलाता है अंग्रेजी में। तो हमने देखा कि हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, तो स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो कंडरा या टेंडन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर, जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, हम सभी जानते हैं। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्टेपस कहते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मानव कर्ण के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं जिसे क्रमशः माइनस, इनकस और स्टिपस कहते हैं। स्टिपस जो हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। और यहाँ क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर की सबसे मजबूत, सबसे लंबी, सबसे भारी और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ की हड्डी है। जबकि कान की हड्डी स्टिपस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और हड्डियों पर आधारित, कंकाल तंत्र पर आधारित मैंने पूर्व में वीडियो दे रखा है, आप उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मेलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो जैसा कि मैंने बताया यह मध्य कान में स्थित होती है। यह 3 हड्डियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
कपाल की अस्थियों में से कौन सी अस्थि चलायमान है? तो मैंडिबुल चलायमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सार्टेरियस। शरीर की लंबी पेशी कौन सी है? तो सार्टेरियस हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। जबकि मांसपेशियों की संख्या की बात करें तो यह 639 होता है, 639 होता है। आपको अगर यह पूछा जाए कि सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है तो आप इसे भी याद रखेंगे, सर्च करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11, मानव रीढ़ की हड्डी स्तंभ में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है, 33 हड्डियां होती है। हमारे रीढ़ की हड्डी 33 नंबर की संख्या में होती है। अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान पैरों में ऐंठन होने लगती है। यह लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण होता है। वास्तव में ऐसा होता है कि जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो उस स्थिति में हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो ग्लूकोज है वह उसका प्रॉपर रूप से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके संचय के कारण पैरों में ऐंठन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन? तो शैवाल और कवक। शैवाल मीन्स अलगी और कवक मीन्स फंजाई, ये दोनों एक साथ रहते हैं। शैवाल फोटोट्रॉफिक होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक यह उससे प्राप्त होने वाले भोजन को प्राप्त करता है। शैवाल से भोजन को प्राप्त करता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वह निर्माण करता है, और दोनों सहजीवी जीवन जीते हैं, एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लाइकेन दो जीवों का सहजीवी साहचर्य है, ये जीव कौन है? तो शैवाल और कवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीवी साझेदारी है। बिल्कुल ही स्पष्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधस्तर के साथ एक कोण पर। बैठने के आधार पर हम मादा एनोफिलीज और मादा क्यूलेक्स मच्छर को अलग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो सकता है, बशर्ते वह संक्रमित हो, अर्थात उसमें मलेरिया परजीवी होगा तो। इसी प्रकार मादा क्यूलेक्स के संक्रमित मादा क्यूलेक्स के काटने से फलेरिया नामक रोग होता है, और फलेरिया को हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया नामक रोग की वाहक है, कैरियर है, वेक्टर है। और इसी पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मादा क्यूलेक्स मच्छर फलेरिया रोग का वाहक है, कैरियर है, वेक्टर है, अर्थात किसी फलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के शरीर से रक्त के द्वारा या हमारे शरीर में फलेरिया कृमि को स्थापित करता है, जिससे हम फलेरिया से संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। आरबीसी के बारे में हम जानते हैं, यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में लोहा तत्व होता है। प्लेटलेट के बारे में जानते हैं कि यह शरीर में रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिम्फोसाइट हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और इसी कारण से सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह गलत है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अरेखित मांसपेशी का एक उदाहरण है? तो नेत्र में पुतली परितारिका के मांसपेशी
अरेखित मांसपेशियों का उदाहरण है। मांसपेशी दो प्रकार के होते हैं, रेखित और अरेखित, स्ट्रैप्ड एंड अनस्ट्रैप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और इस क्वेश्चन की चर्चा मैंने अगले वीडियो में भी किया है। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिएट करने वाले गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक होता है ग्रीन हाउस गैसों में, मीथेन उसका सहकर्मी होता है। और एक्सप्लेनेशन के रूप में मैंने हल करने का प्रयास किया है और आगे के वीडियो में इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन के द्वारा अपने क्वेश्चंस को स्पष्ट करने का कोशिश जारी रखूँगा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान देती है? तो एसिटिलीन गैस, जबकि सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड देती है, उसके बाद मीथेन देती है। मीथेन को बायोगैस के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं गार्डनर और LIE। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26। पौधे जो खाली जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लवणोद्भिद हेलोफाइट कहा जाता है। आप चारों को याद रखेंगे ऑप्शंस को, जिसका मैंने विस्तृत विवरण एक्सप्लेनेशन में नीचे किया है और समय की बाध्यता के कारण मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। आप इसे बिल्कुल ही सरल शब्दों में पेश किया गया है जिसे आप याद रखेंगे और इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे मीजोफाइट किसे कहते हैं, जीरोफाइट किसे कहते हैं, हेलियोफाइट किसे कहते हैं, आदि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। तो हमारे रीजन में उदर को वक्ष गुहा से अलग करने वाली जो रचना होती है वह डायफ्राम कहलाती है। यह मस्कुलर पार्ट होती है और श्वसन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब यह चपटा होता है तो अंतः श्वसन की क्रिया होती है और जब यह चपटापन इसका खत्म हो जाता है अर्थात यह धनुषाकार हो जाता है, उस स्थिति में हमारे फेफड़ा से श्वसन में के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण होता है कभी यह चपटा होती है और कभी यह धनुषाकार होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे कहा जाता है प्रकाशानुचलन, फोटोटैक्सिस। आपने देखा होगा कि पौधों को अगर खिड़की के पास सूर्य के प्रकाश की तरफ हम रख देते हैं तो वह आगे की ओर जिधर से प्रकाश आ रही है झुक जाती है। इसको प्रकाशानुचलन कहते हैं। अर्थात चलन की परिभाषा सिर्फ जंतुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि पौधों में भी सीमित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो एकोनोडर्माटा में पाया जाता है, स्टारफिश में पाया जाता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द इनवर्टिब्रेट एनिमल। आप इसे याद रखेंगे। इसी के अंदर आते हैं इंसेक्टा, कीट वर्ग, जिसके स्टडी को हम लोग एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। मैंने पूर्व के वीडियो में इसका जिक्र कर दिया है, यहाँ हम आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। अधिरक्त स्राव हीमोफीलिया एक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक है। अर्थात हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें रक्त के जमने की जो क्षमता है वह नहीं पाई जाती है, अर्थात रक्त बहता ही रहता है।
क्वेश्चन नंबर 32, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? तो पूरा मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सेरिब्रम के किस लोब की बुद्धि, तर्क शक्ति, गणित एवं आईक्यू का केंद्र माना जाता है? तो इसमें 4 लोब होते हैं सेरिब्रम में, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। प्रत्येक के अपने अपने कार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण है फ्रंटल लोब, जो बुद्धि, तर्क शक्ति, गणित एवं आईक्यू का केंद्र माना जाता है। 70 से कम आईक्यू वाले व्यक्ति को मंद बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुमस्तिष्क सेरिब्रम का संबंध किससे है? तो पेशीय गतिविधि से, समन्वय से है, मस्कुलर फंक्शन से है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनुमस्तिष्क सेरिब्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है। यह सही नहीं है। यह किसका काम है फ्रेंड्स? प्रमस्तिष्क का काम है, सेरिब्रम का काम है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज सेरिब्रम। अनुमस्तिष्क का संबंध होता है मांसपेशियों के संचालन के समन्वय से। क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा गया है, लेकिन इसका उत्तर मैंने पूर्व में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास की गति को नियंत्रित करता है? तो मज्जा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मज्जा मस्तिष्क स्टीम। क्वेश्चन नंबर 39, डीएनए का जनक कौन है? डॉक्टर जेम्स डी वाटसन को डीएनए का जनक कहते हैं और इसके ऑप्शन के बारे में कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी है। डीएनए के जनक को कुछ वैज्ञानिक दूसरे को मानते हैं, लेकिन बिल्कुल ही स्पष्ट उत्तर है डॉक्टर जेम्स वाटसन डीएनए के जनक हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उंगली छाप के जनक कौन थे? एलेक्स जेफरेयस। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक हैं लालजी सिंह भारत में, और दुनिया में एलेक्स जेफरेयस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसके द्वारा बहुत सारे आनुवंशिकी संबंध का पता लगाया जा सकता है, वंशानुक्रम का पता लगाया जा सकता है, और अपराध विज्ञान में इसकी एक अलग पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इनमें से कोई नहीं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना, किसी भी नहीं। तो डीएनए की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 43, फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसकी खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। आप इसे याद रखेंगे, जबकि पूर्व में अगर फ्रेडरिक मिस्चर नहीं दे रहा हो तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए के जनक डॉक्टर जे डी वाटसन हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए के द्विकुंडली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए postulated by James Watson and Francis Crick, and he get Nobel Prize in 1953 for his work on DNA। और वास्तव में आनुवंशिक विज्ञान में यह एक बड़ा कदम साबित हुआ। विट्रो में अर्थात प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आर्थर कोनबर्ग। और फिर यह क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया है, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थर कोनबर्ग। और फिर वही क्वेश्चन, प्रश्नावली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कोनबर्ग ने किया था। बीबीआई 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन बट द आंसर इज द सेम, कोनबर्ग, आर्थर कोनबर्ग। और यहाँ पर फिर आर्थर कोनबर्ग। हरगोविंद खुराना की अगर बात करें, ये भी भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ द जीन। जीन के बारे में हम जैसे जानते हैं कि क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को अगर हम कितने भी खंडों में काटें तो उसका प्रत्येक खंड जीन कहलाता है। और डीएनए की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द जीन इज नोन एज डीएनए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में, इसे भी आप याद रखेंगे। और यह प्रोटीन अस्थि के निर्माण के समय सक्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम फॉस्फेट। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकी के कुछ नियम प्रतिपादित किए थे जिसे लॉ ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। कुफर की कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है। यकृत के बारे में हम जैसा कि जानते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी आंतरिक अंग है। यकृत में बाइल का निर्माण होता है जो पाचन में मदद करती है। किस प्रकार से एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करती है। यकृत में गॉल ब्लैडर होता है और यकृत में विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। यकृत में ग्लाइकोजन भी जमा रहते हैं जो उपवास के समय हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कुफर की कोशिकाएं जो यकृत में पाई जाती है साइनोसॉइड भित्तियों से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी विशेष मैक्रोफेज है जो पुरानी रक्त कोशिकाओं और कणकीय पदार्थ का निपटान करते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आरबीसी भी डेड होती है 120 दिन के बाद और इसका निपटान कौन करता है? तो कुफर कोशिकाएं जो कि लीवर में उपस्थित होती है। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का नाम आपने सुना होगा, इसके लिए हमारे वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक भोजन के पोषक तत्वों में वसा के 1 ग्राम के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, जबकि इससे कम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के दहन से मिलती है, मात्र 4 किलो कैलोरी। लेकिन ऊर्जा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकोज जैसा कि खिलाड़ी लोग, एथलीट लोग दौड़ने के क्रम में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को लेते हैं और तत्क्षण ऊर्जा उन्हें मिलती है, जबकि वसा का ब्रेकडाउन बहुत स्लो होता है लेकिन ऊर्जा का मेजर सोर्स है। ऐसे भी आप याद रखेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा निकलती है और 1 ग्राम वसा से लगभग दोगुनी से अधिक ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा करता है, जैसा कि कंपैरिजन में आपने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 53। शरीर की सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन कौन से पोषक तत्व हैं? तो 2 हैं। नंबर 1 विटामिन, जो कि बहुत सारे रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। विटामिन चैप्टर में आप देखेंगे, हमारा वीडियो भी इस पर बना हुआ है। और प्रोटीन, यह भी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा देता है? तो कंपैरिजन मैंने किया, वसा। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एस्केरियाई कोलाई और प्रयोगशाला में भी इसका सर्वाधिक रूप से उपयोग में लाया जाता है और बहुत सारे इसमें प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं और यह उपयोगी जीवाणु है। फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में कौन पाया जाता है? राइजोबियम। और इसके बारे में आप जानते हैं कि राइजोबियम वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, जिससे हरे पौधे, फलीदार पौधे ग्रहण करते हैं और फलीदार पौधों को फसल चक्रण में भी उपयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती कौन सा अंग पाया जाता है? तो मिसोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि वह शरीर कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। जीवाणु अनुपस्थित होता है, लेकिन इसके समतुल्य समान कार्य करने वाला कौन है? मिसोसोम, जो प्रकृति कोशिकाओं जीवाणुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, हीमोफीलिया एक मानव रोग है। यह उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है और अनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन